बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं लेकर आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th यहाँ पर 5.9। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस चैनल पर आपको जो है मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का क्लास 12th और 11th का पूरा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत में शिक्षा का क्षेत्र, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का क्षेत्र यानी एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। एजुकेशन सेक्टर कितने हैं इंडिया में, इस तरह से जो है भारत में शिक्षा का क्षेत्र क्या है, किस किस को शिक्षा मिल पाती है या किस किस को नहीं मिल पाती है, शिक्षा की स्थिति क्या है भारत में, इसके बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में इस पार्ट में जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप बात करते हैं सरकारी व्यय के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु, सरकार व्यय करती है सबसे ज़्यादा किस पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर करती है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो है जिनके माध्यम से ही मानव पूंजी निर्माण किया जा सकता है और साथ ही जो है देश का विकास होता है। और आपको पता ही है, जब मानव पूंजी निर्माण होता है तो उसके साथ साथ जो है विकास चलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है व्यय करती है किस पर, शिक्षा पर करती है, इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु है सरकार के लिए। सरकार जो है निःशुल्क रूप से प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा व्यय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये, मतलब शिक्षा पर व्यय होता है। उसके बाद देखिए भारत, यहाँ पर 5.10 बात करते हैं यहाँ पर 5.10 की। तो 5.10 में क्या है, यहाँ पर जो है हमने 9 में क्या पढ़ा जी, जैसे कि कुल सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में यहाँ पर जो है सरकार ने बहुत सारा व्यय किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 1952 और से 1914, ठीक है, 1952 से 2014 के दौरान यह यहाँ पर 7 जो है 9.4% से बढ़कर 15.7% हो गई है। शिक्षा पर महत्वपूर्ण व्यय किया गया है इतना। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, जैसे कि सकल घरेलू पहले है कुल सरकारी व्यय, सरकार ने पूरा कुल कितना व्यय किया, ये कितना बढ़ाया है, पहले था कुछ 7 के लगभग और यहाँ पर है अब 15 कर दिया है। तो इतना ज़्यादा बढ़ा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया है शिक्षा पर व्यय सरकार ने किया है। उसके बाद देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यय, यानी सकल घरेलू उत्पाद पर वो कितना व्यय करती हैं। तो यहाँ पर जो है 0.64% से, यानी 1952 से लेकर 2014 तक जो है किया गया है। यहाँ पर 0.64% से लेकर बढ़कर जो है 4.13% हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े थे जो कि सरकार ने शिक्षा पर व्यय किए। अब देखते हैं भारत में यहाँ पर जो है सरकारी शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र क्या बात करनी है, तृतीय शिक्षा पर व्यय महत्वपूर्ण होता है। यानी पहली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर तो सरकार ही निःशुल्क शिक्षा दे देती, सरकार पर व्यय करते ना सरकारी। तो यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, क्या है सरकारी व्यय के बारे में, कि सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा पर तो निःशुल्क रूप से व्यय करती है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर तृतीय शिक्षा पर व्यय महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जो है सरकार इतना व्यय नहीं कर पाती है क्योंकि तृतीय शिक्षा जो है लोगों को बहुत कम मिल पाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि विभिन्न राज्यों में शैक्षणिक अवसरों में अंतर होता है, अलग अलग राज्य होते हैं, उनमें अलग अलग राज्यों में शिक्षा के अलग अलग व्यवस्था है और अलग अलग जो है उनकी अवसर भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था है और शिक्षा पर अपर्याप्त व्यय, जो शिक्षा होती है यहाँ पर सरकार पूरी तरह व्यय नहीं कर पाती और ना ही जो है लोग व्यय कर पाते हैं शिक्षा पर पूरी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा पर व्यय है। और जीडीपी की बात करें, इसमें क्या हुआ है, शिक्षा के साथ साथ तो जीडीपी का कम से कम जो है 6% शिक्षा पर व्यय किया गया। जो जीडीपी होती है ना, तो उसका जो है 6% जो है, कम से कम 6% जो है शिक्षा पर व्यय किया गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी है, यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा भी दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर भारत में शैक्षणिक उपलब्धियाँ, एजुकेशन अचीवमेंट इन इंडिया। इतना सब करने के बाद भारत सरकार को जो है क्या मिला, क्या अचीव किया है उसने, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए उसने क्या अचीव किया है, उसने जो है कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर, जैसे कि वयस्क साक्षरता दर। तो उसने क्या अचीव किया है, वयस्क की साक्षरता, वयस्क व्यक्ति जो काम करने योग्य है, वयस्क व्यक्ति है, ठीक है, 18 साल से उम्र से ज़्यादा है और ये है वयस्क व्यक्ति। तो यहाँ पर वयस्क व्यक्ति जो है, यहाँ पर वयस्क कौन होता है कि वयस्क मतलब पूरी तरह
मैच्योर व्यक्ति। यहाँ पर वयस्क साक्षरता से अभिप्राय क्या हुआ? साक्षर वयस्क जो है जनसंख्या के एक देश की कुल वयस्क जनसंख्या के अनुपात से है। मतलब अगर पूछे कि वयस्क साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो है इसकी दर है, दर में परिवर्तन हुआ है, वयस्क की साक्षरता दर, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण दर हुआ है और युवा साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर वयस्क मतलब बूढ़े लोग जो होते हैं, वहाँ पर वयस्क साक्षरता दर में क्या हुआ है, जिसे दर ये क्या चीज होती है? वयस्क साक्षरता दर से अभिप्राय साक्षर वयस्क जनसंख्या के एक देश की कुल वयस्क जनसंख्या के अनुपात से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक देश की कुल जनसंख्या के अनुपात से इसका मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण दर क्या होती है। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण दर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, यह प्राथमिक विद्यालयों में अंतिम वर्ष को पूरा करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है। यानी प्राथमिक शिक्षा जो है, जो अंतिम वर्ष पूरा कर लेता है प्राथमिक शिक्षा में, उसे कहते हैं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण दर। तो जितनी दर में, जितनी संख्या में लोग इसे यानी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण करते हैं, उसे कहेंगे हम प्राथमिक शिक्षा की दर, संपूर्ण दर। युवा साक्षरता दर, युवा साक्षर दर का मतलब 15 से 24 आयु, 15 से 24 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत होता है कि वो कितने हैं पढ़े लिखे। तो यानी 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, उन्हें जो है युवा साक्षरता दर के अंतर्गत रखा जाएगा। आई होप यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे 5.11। यहाँ पर देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भावी संभावनाएं। जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्शन जो है, प्रोस्पेक्शन यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर क्या क्या है, हाँ, प्रोस्पेक्ट इन एजुकेशन सेक्टर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला, यहाँ पर देखिए, लिंग असमानता पूर्व से बेहतर हुई है। यहाँ पर क्या हुआ? क्षेत्रीय भावी संभावनाएं। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी संभावनाएं हैं। 14 वर्ष के लोगों को, यानी 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है, आयु तक के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है। 19 यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था, क्या था? 1950 के संविधान के नीति निर्देशों में लिखा गया था। ठीक है, क्या है? 1950 का जो संविधान था, उसके नीति निर्देशों में लिखा गया था कि सरकार को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो एक संविधान बना हुआ था 1950 में, जिसके अनुसार ये था कि जो है 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये थी यहाँ पर जो है शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर जो क्या हुआ है, लिंग असमानता पूर्व से बेहतर हुई है। लिंग असमानता क्या मतलब है? यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। ठीक है, ये है लिंग असमानता। तो यहाँ पर क्या है, लिंग असमानता पूर्व से बेहतर हुई है। जो है महिलाओं और पुरुषों की संख्या में कमी, यानी अंतर में कमी आई है। महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या की तुलना की जाए तो इन दोनों में जो है अंतर में कमी आई है। इसे लिंग असमानता, लिंग समानता जो हुई है पूर्व से बेहतर हो गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा थोड़े से ही ग्रहण करने वाले हैं। जो उच्च शिक्षा पर होते हैं, यानी पहुँचते हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो कुछ लोग ही होते हैं। बहुत कम लोग जो है उच्च शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। तो क्या होता है, कुछ लोग तो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, या कुछ लोग उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। कुछ लोग जो है उन्हें छोड़ दे, मतलब उनके पास जो है पर्याप्त संसाधन नहीं होते, जो है गरीबी का स्तर होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई को। तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण जो है जो स्टूडेंट है, छात्र है, वो अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 चैप्टर खत्म होता है। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगा आपको इकोनॉमिक्स का क्लास 12th और यहाँ पर 11th का पूरा फुल सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का हिंदी में मिल जाएगा। अर्थशास्त्र का माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों बुक का सिलेबस मिलेगा। बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है, सारी चीज़ें A to Z बता रखी हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो है वीडियो मिलती रहे और आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।